हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक का जो आप देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर में वो होगा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से पूछा ही जाता है। और यूपीएससी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कैग हो गया, ठीक है, इस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूपीएससी, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और साथ में साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी हम कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कभी कभी, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल की बात कर लूँ तो आर्टिकल इसका है 315 से लेकर 323 तक कवर करता है, जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया, क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ सर्विस। तो आपको एक आर्टिकल बस याद रखना है, आर्टिकल 315, 315, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछेगा तो आर्टिकल 315 ही पूछेगा, ठीक है। और आर्टिकल दोनों के लिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, दोनों एक ही है, ठीक है। एक ही में प्रोविज़न दोनों का दिया गया है, और पार्ट 14 में दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, और दोनों के लिए पार्ट जो है 14 ही है, ठीक है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट कैसे होता है इनके मेंबर्स का या फिर चेयरपर्सन का। तो अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अगर यूपीएससी की बात करूँ तो प्रेसिडेंट करते हैं इनका अपॉइंटमेंट, और अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूँ तो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, बाय गवर्नर। तो फर्स्ट डिफरेंस आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो सेंटर में है उनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो स्टेट में है उनका होता है गवर्नर के द्वारा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर रिमूवल की बात की जाए, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को या चेयरमैन को रिमूव करना हो, उनको हटाना हो, तो वो गवर्नर नहीं करते हैं, वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, जैसे कि इस पॉइंट में दिया गया है, कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जामिनेशन में एक्चुअली क्वेश्चन जो है यहीं से बनता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करते हैं, लेकिन जो रिमूवल होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कुछ मेंशन नहीं है, बस एक चीज़ मेंशन है, क्या है वो पढ़ते हैं हम इसको। नॉट mentioned in the constitution except that 50% members hold 10 years of experience either in government of India और स्टेट में। मतलब अगर मान के चलो 10 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स की बात यहाँ पे नहीं की गई है, बस 50% जो मेंबर्स होने चाहिए उनका टोटल एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या सेंटर के अंदर या फिर स्टेट के अंदर, उनका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बाकी इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं है। बाकी 50% मेंबर्स वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, मतलब कि प्रेसिडेंट इन द सेंस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है किनको अपॉइंट करते हैं वो, ठीक है। वही चीज़ है स्टेट वाले में भी, सेम चीज़ है, कोई इसमें चेंज नहीं है। जहाँ पे चेंज होगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं मेंबर्स। तो जैसा कि पहले आपको ऊपर हमने देखा है कि स्ट्रेंथ जो है नॉट स्पेसिफाइड है, कहीं पे दिया नहीं है कितने मेंबर्स होंगे, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो होता है वो 9 to 11 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, ठीक है। नंबर वैरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि कितने मेंबर्स वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। अगेन अपॉइंटमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे जो है गवर्नर अपॉइंट करते हैं, तो ये गवर्नर के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि कितने मेंबर्स होंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर में, ठीक है। अब कंडीशन ऑफ सर्विस में कुछ खास नहीं है, प्रेसिडेंट डिटरमिन करते हैं कंडीशन ऑफ सर्विस, और यहाँ पे गवर्नर करते हैं कि कैसा सर्विस होगा, ये तो बेसिक्स है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो है टेन्योर में। टेन्योर क्या होता है? इनका 6 ईयर्स का होता है, ठीक है। चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उनका जो टेन्योर है फिक्स है, वो 6 ईयर्स है। लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के में क्या होता है कि 65 ईयर्स उनका एज लिमिट है, मतलब 65 ईयर्स तक वो सर्व कर सकते हैं। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है 62 ईयर्स तक ही है,
ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज वाला में भी आप सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका भी टेन्योर 65 ईयर्स तक होता है, और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका भी टेन्योर 62 ईयर्स तक होता है। तो ये चीज़ आपको कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर ईयर की बात करूं तो 6 ईयर्स दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझो अच्छे से, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। जो चेयरमैन का होता है ना कि वो वापिस से फिर से रीअपॉइंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो उसका ये कॉन्सेप्ट है, क्या कहता है, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। मतलब जो ये इंसान एक बार यूपीएससी का चेयरमैन बन गया, वो किसी भी सर्विस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट हो, वो फिर से रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। ना तो वो चेयरमैन दोबारा बन सकता है, ना किसी और सर्विस में भी कोई सर्विस वो नहीं कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है ये। दूसरा, मेंबर्स की अगर बात करूं तो मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। वो भी रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, उनका भी रीअपॉइंटमेंट जो है नहीं किया जा सकता एज ए मेंबर, ठीक है, फॉर द सेकेंड टर्म। लेकिन उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है एज ए चेयरमैन। मतलब यहाँ पे है, आप नीचे नहीं जा सकते हो, आप जिस पोजीशन पे थे उस पोजीशन पे भी आपका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, और आप उसके नीचे भी नहीं हो सकते हो। अगर आपको होना है तो उसके ऊपर ही जा सकते हो। अगर मेंबर से तो चेयरमैन ही बन सकता है, उसके अलावा उसके उस रेंज में या उससे नीचे नहीं हो सकता है वो, ठीक है। तो वही लिखा गया, एलिजिबल टू बी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वो अगर बनना होगा उसको तो या तो चेयरमैन यूपीएससी का बनेगा या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनेगा। मेंबर्स की बात हो रही, चेयरमैन तो कुछ भी नहीं बन सकते क्योंकि उनसे ऊपर कोई पोस्ट है ही नहीं, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझना होगा। अब देखो, व्हेन अ मेंबर ऑफ यूपीएससी इज अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन, ही होल्ड्स द न्यू ऑफिस फॉर द 6 ईयर्स। ये तो ऊपर डिस्कस हो चुका है कि 6 ईयर और 65 ईयर्स इनका एज लिमिट है, ठीक है। अब वही बात करते हैं, स्टेट वाले में भी थोड़ा समझते हैं। जो मेंबर्स होते हैं नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब सेकेंड टर्म के लिए वो रीअपॉइंट नहीं किए जाएंगे। और दूसरी बात ये, और एनी अदर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। लेकिन क्या है, वो चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है। मतलब जो मेंबर है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है। मतलब आप नीचे नहीं जाओगे, आप उस पोजीशन से ऊपर ही आपको रहना है। अगर मेंबर हो तो आप चेयरमैन ही एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अब देखो, अब मान के चलो जो मेंबर्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में है, ठीक है, ये क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ पे एक बार लिख देता हूं मैं। या ये तो चेयरमैन बन सकते हैं एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है, या यूपीएससी के मेंबर्स भी बन सकते हैं, क्योंकि जो मेंबर्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर है उससे हायर पोस्ट है यूपीएससी का मेंबर, तो ऊपर जा सकता है, ठीक है। या फिर चेयरमैन किसी और स्टेट का बन सकता है वो, लेकिन चेयरमैन ही जाएगा, वो मेंबर नहीं रहेगा किसी स्टेट में। तो आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि वो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, उसका प्रमोशन होना है, डिमोशन नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस का। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनका जो पेंशन सैलरी चार्ज होता है, ठीक है, और इनका स्टेट से होता है, बस यही। और जो ये डिटरमिन कौन करता है, रिमूव्ड प्रेसिडेंट यहाँ भी करते हैं, और यहाँ भी प्रेसिडेंट से रिमूव किया जाता है उनका जो रिमूवल है, मैंने ऊपर बताया था आपको। अब रेजिग्नेशन के बारे में देखते हैं। तो रेजिग्नेशन के बारे में थोड़ा सा अलग है कॉन्सेप्ट है। देखो, रिमूवल तो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा दोनों का, लेकिन जो रेजिग्नेशन देगा, जो सपोज करो कोई मेंबर है या चेयरपर्सन है और रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स या चेयरमैन हैं वो रेजिग्नेशन देंगे, किसको, प्रेसिडेंट को देंगे, वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। लेकिन वहीं पे जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स या चेयरमैन हैं वो रेजिग्नेशन देंगे, किसको, गवर्नर को। रेजिग्नेशन के टाइम पे प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन नहीं जाएगा, वो जाएगा किसको, गवर्नर को। रेजिग्नेशन हमेशा उसी को जाता है जो अपॉइंट करता है। तो अपॉइंट कौन करता है आपको पता होगा, गवर्नर करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में, ठीक है। लेकिन अगर रिमूव करना हो, रिमूव मतलब उनके अगेंस्ट में जाके, मतलब उनका मन नहीं रिमूव करने का, उनको रिमूव किया जाए, उस केस में प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, लेकिन रेजिग्नेशन गवर्नर को दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब रिमूवल प्रोसीजर देखते हैं, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता हो कि जो रिमूवल होता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है दोनों के केस में। फर्स्ट ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब किस किस केस में उनको रिमूव किया जा सकता है, फर्स्ट है कि इज एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट हो जाए वो, ठीक है, या फिर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में वो मतलब इंगेज हो, ठीक है, आउटसाइड द ऑफिस, जो उनको मिल रहा है पैसा या कुछ सर्विस, उसके अलावा किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, उसमें अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है तो उस केस में उनको रिमूव किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है
इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड, मतलब उनका दिमाग सही स्थिति में नहीं है या फिर उनका बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस में उनको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर मिसबिहेवियर। देखो ये केस थोड़ा सा अलग है, ये तीनों एक अलग था, रिमूवल जनरल रिमूवल था, लेकिन मिसबिहेवियर वाला जो केस है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, इसको डायरेक्टली प्रेसिडेंट चाह के भी जैसे मन हुआ तो कर दिया रिमूव, ऐसा नहीं है। इन तीनों केस में अगर मैं यहाँ बात करूँ, इन तीनों केस में प्रेसिडेंट डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मिसबिहेवियर के केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट को ये मैटर को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ता है कि इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो, सपोज करो कोई मान के चलो एक्स जो है वो यूपीएससी का मेंबर है और इसको मिसबिहेवियर की वजह से इसको रिमूव करना है, तो सबसे पहले ये जो मैटर होगा रेफर होगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को रेफर किया जाएगा, वही लिखा गया। However, in this case, the president has to refer the matter to the Supreme Court for an inquiry. ठीक है, उस पर इंक्वायरी की जाएगी कि सही है या गलत है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में इंटरेस्टिंग है काफ़ी। इफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द इंक्वायरी अपहोल्ड्स द कॉज ऑफ द रिमूवल एंड एडवाइसेस सो, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और अ मेंबर। अब देखो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सही है, जो आपका एलिगेशन था वो सही है मिसबिहेवियर का, तो आप इसको रिमूव कर दो, या फिर एक और कंडीशन हो सकता है वो मना कर दे कि नहीं आपका जो एलिगेशन है वो सही नहीं है, आप रिमूव नहीं कर सकते। दोनों केस में जो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस होगा बाइंडिंग होगा, बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो इंक्वायरी करके देगी, ठीक है, वो जो डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, इंक्वायरी का, वो बाइंडिंग होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी हाँ आप सही हो, आप रिमूव कर सकते हो, तो वो रिमूव किया जाएगा। और अगर बोल दे कि नहीं रिमूव कर सकते हो, गलत है एलिगेशन, तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब एडवाइस है वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट के ऊपर इस केस में। ठीक है, यही चीज़ है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, लेकिन एक चीज़ क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन में है, द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ यूपीएससी और जेपीएससी। ठीक है, जेपीएससी मतलब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, दो या दो स्टेट मिलके एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, और गवर्नर्स कैन सस्पेंड इन द केस ऑफ मेंबर ऑफ एसपीएससी, मतलब कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो सस्पेंशन वाला जो केस है वो गवर्नर के पास ही पावर है, रिमूवल भले ही प्रेसिडेंट करते हो, लेकिन सस्पेंशन का जो पार्ट है इस प्रोसेस में, जब ये सुप्रीम कोर्ट को मैटर गया हो, ठीक है, उस केस में जो है गवर्नर ही उनको सस्पेंड करेंगे। और यहाँ एक चीज़ याद रखना कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते हैं, इनका जो अगर मान के चलो मिसबिहेवियर के बेसिस पे इनको रिमूव करना हो, तो इनका जो ये होता है रेफरेंस, वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। ऐसा ना मत समझना कि अगर यूपीएससी का सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो स्टेट वाले का हाई कोर्ट में जाएगा, ये नहीं होगा। हाई कोर्ट में नहीं, दोनों का सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है, और दोनों का जो है प्रेसिडेंट, क्योंकि रिमूव प्रेसिडेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट का जो भी रिमूवल होगा मिसबिहेवियर की वजह से, वो सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो मिसबिहेवियर का थोड़ा सा डेफिनेशन है, देख लेते हैं। मिसबिहेवियर एज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इफ द कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो इंसान किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, ठीक है, पार्टिसिपेट्स इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे कोई प्रॉफिट होता है या उस प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन होता है उनका, इन दैट केस वो मिसबिहेवियर में आएगा। ठीक है, तो आपको समझना था बस सुप्रीम कोर्ट वाला कॉन्सेप्ट, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखो फंक्शंस एंड अदर एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक्स है ये, कुछ इसमें खास नहीं है। तो इसको बोला जाता है वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, और सेम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मेरिट सिस्टम इन स्टेट, क्योंकि एग्जामिनेशन करवाना यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, ये किसका काम होता है, यूपीएससी का होता है या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का काम होता है, इसलिए कहते हैं मेरिट सिस्टम इन इंडिया। वॉच डॉग, वो मेरिट को वॉच करता है, उनके एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करता है, उनका अपॉइंटमेंट करता है। अपॉइंटमेंट इन द सेंस कि जो प्रोसीजर होता है अपॉइंटमेंट का, वो डिसाइड यूपीएससी करती है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रिकमेंडेशन मेड बाय इट आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। ठीक है, इनका जो रिकमेंडेशन होता है इन सब चीज़ों में, और क्या होता है आगे हम देखेंगे, ठीक है, वो बाइंडिंग नहीं होता है, नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट।
ठीक है, एडवाइस करते हैं काफ़ी मैटर्स पे ये यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन जो इनका एडवाइस होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है, वो जनरल होता है, ठीक है, एडवाइजरी नेचर होता है। अब देखो, असिस्ट स्टेट्स इन ज्वाइंट रिक्रूटमेंट इफ मोर देन 2 स्टेट्स आस्क फॉर इट। जैसे कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना हो, अगर 2 या 2 स्टेट से ज़्यादा मिलकर अगर चाहते हैं कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना हो, उस केस में जो है असिस्ट करने का काम कौन करता है? यूपीएससी करता है, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखो, द प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड पोस्ट सर्विसेज एंड मैटर्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ यूपीएससी। ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है यूपीएससी इज कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। किस किस मैटर्स पे यूपीएससी का कंसल्टेशन लिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? तो फर्स्ट है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे देखो, सब अगर मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, तो गवर्नर्स वाला पार्ट जो है इधर गवर्नर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे प्रेसिडेंट है तो यहाँ पे गवर्नर है, ठीक है। डिफरेंस जहाँ पे आएगा कुछ तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अब देखो, प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। सिविल सर्विसेज का जो रिक्रूटमेंट होता है या फिर कोई भी सिविल पोस्ट है इंडिया में, जो एग्जामिनेशंस होते हैं जनरली आप देखते होंगे, तो उनका जो किस तरीके से मेथड होना चाहिए, किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए एग्जामिनेशन का, ये एडवाइस कौन करता है? यूपीएससी करती है, ठीक है। और किस तरीके से अपॉइंटमेंट होना चाहिए, इनका एडवाइजरी नेचर का काम है, एडवाइस करते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए। बाकी जो तय और जो फैसला होता है वो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स में, ठीक है, जो भी इस तरीके से मिसबिहेवियर हो गया, जैसे होता है ना, किसी को आप सर्विस से हटा दो, किसी को जैसे कुछ करप्शन चार्जेस अगर किसी ऑफिसर पे लगता है, तो इन सब मैटर में उनको हटाना है, कितना क्या करना है, डिमोशन करना है, प्रमोशन करना है, ये सारा जो होता है ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट्स, कौन सा कैंडिडेट सुटेबल है अपॉइंटमेंट के लिए, कौन सा नहीं है, ठीक है। इन सब मैटर्स पे जो है राय मशवरा ये गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। मैटर्स ऑफ द टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स, अगर किसी को टेम्पररी अपॉइंटमेंट करना है किसी सर्विसेज में गवर्नमेंट के द्वारा, इन दैट केस ऑल्सो तो यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनका एडवाइस लिया जाता है। मैटर्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, किसी को अगर एक्सटेंशन ऑफ सर्विस ग्रांट करना हो किसी वजह से, तो वो सब मैटर्स जो है यूपीएससी एडवाइस करता है। अब यहाँ पे वही है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी काम वही है, ठीक है, कि सारा प्रोसेस दोनों का सेम है, इसलिए दोनों को एक साथ करवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू कंसल्ट यूपीएससी इन द अबव मेंशन मैटर्स, सपोज करो ये सब जैसे किसी का रिक्रूटमेंट करना हो, मान चलो किसी को सस्पेंड करना हो, किसी आईएएस ऑफिसर को, किसी सेक्रेटरी को सस्पेंड करना हो, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, मान चलो एक इंसान है, ठीक है, ये एक पब्लिक सर्विस कमीशन से अपॉइंटेड हुआ था, और मान चलो किसी भी पोस्ट पे XYZ पोस्ट पे, सपोज करो ये एक आईएएस ऑफिसर है, अब इसको सर्विस से हटाना है या सस्पेंड करना है, ठीक है, तो इस पे राय लिया जाता है किसका? यूपीएससी का। लेकिन गवर्नमेंट राय नहीं लेती है उससे, सपोज करो यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया जाता है, फिर भी इसको रिमूव कर दिया जाता है, तो क्या ये आईएएस ऑफिसर जो है कोर्ट में जाके ये क्लेम कर सकता है क्या कि यूपीएससी से मेरे रिगार्डिंग एडवाइस नहीं लिया गया था, तो ये गलत है? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वही कहा गया, इफ द गवर्नमेंट फेल्स to consult UPS in the above mentioned matters, the aggrieved public servant has no remedy in the court। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोई रेमेडी नहीं है, ठीक है, आप नहीं जा सकते हो, आपको रिमूव किया गया, बस रिमूव किया गया, दैट्स इट। अब प्रोविजंस आर नॉट मैंडेटरी, ये जो प्रोविजंस है, ये ऊपर जो ये सब प्रोविजंस आपने देखा, वो मैंडेटरी नहीं है, वो एडवाइजरी इन नेचर है, ठीक है। कोर्ट हेल्ड दैट सिलेक्शन बाय द यूपीएससी डज नॉट कन्फर एनी राइट, ठीक है, नॉट मैटर ऑफ राइट टू द पोस्ट अपॉन द कैंडिडेट। मतलब इसका क्या होता है कि सपोज करो आप एक एग्जाम देते हो, आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हो, ठीक है, तो आप इस पोस्ट का आपके पास राइट नहीं है, आपको अपॉइंट किया जा रहा, नो डाउट आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, सब कुछ किया, लेकिन आपका ये राइट नहीं है। राइट नहीं है मतलब आपको हटाया जा सकता है। राइट वो होता है जैसे फंडामेंटल राइट्स, वो आपसे छीना नहीं जा सकता है वो, ठीक है, वो आपका राइट है। लेकिन अपॉइंटमेंट होना किसी पोस्ट पे, आप सर्विस में जा रहे हो, ये आपका राइट नहीं है, वही कहा गया है, राइट। यूपीएससी प्रेजेंट्स ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एनुअली, और ये एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट जो है इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पास में हर एक साल पेश करते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे क्या, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट्स ए रिपोर्ट टू द गवर्नर एनुअली, ठीक है।
यहाँ पे होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की। ठीक है, क्या क्या लिमिटेशंस है यूपीएससी का और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो कौन कौन सा ऐसा मैटर्स है जो आउटसाइड जुरिडिक्शन ऑफ यूपीएससी है, जहाँ पे यूपीएससी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, उनके जुरिडिक्शन से बाहर है। जैसे कि मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास, जहाँ पे रिजर्वेशन की बात आती है कि किसी बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलना चाहिए किसी पोस्ट के लिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये सब यूपीएससी के जुरिडिक्शन से बाहर है। ठीक है, कंसिडरिंग क्लेम्स ऑफ SCs एंड ST इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट। ठीक है, कोई SC है ST है नहीं है, उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा। ठीक है, ये इनके जुरिडिक्शन से बाहर है। मतलब कि जो रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, यूपीएससी के जुरिडिक्शन से बाहर है, ये टोटली गवर्नमेंट के हाथ में है। थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन, मेंबर ऑफ कमीशन और ट्रिब्यूनल्स, पोस्ट ऑफ द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर एंड अ बल्क ऑफ ग्रुप C एंड D सर्विसेज। मतलब चेयरमैन का सिलेक्शन जो होगा, ठीक है, उनके मेंबर्स कमीशन का जो मतलब सिलेक्शन होगा, ये इनके जुरिडिक्शन से बाहर, ये नहीं कर सकते ये चीज़, इनमें इनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप C एंड ग्रुप D पोस्ट जो इंडिया में होता है, जैसे एग्जामिनेशन आप देते हो, कुछ पोस्ट जो होते हैं ग्रुप D पोस्ट के होते हैं, कुछ C के होते हैं, तो इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ग्रुप B एंड ग्रुप A पोस्ट जो होता है गैजेटेड ऑफिसर वाला, वो यूपीएससी के कंसल्टेशन से होता है उनका प्रोसेस। राइट, सिलेक्शन फॉर टेम्पररी अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट फॉर नॉट मोर देन ए ईयर, जहाँ पे टेम्पररी पोस्ट, देखो ऊपर था कि जहाँ पे टेम्पररी रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पे यूपीएससी का कंसल्टेशन लिया जाता है। लेकिन किस केस में नहीं लिया जाएगा, तो उसका जो टेन्योर है अपॉइंटमेंट का वो 1 साल से कम हो। ठीक है, उस केस में इनका जुरिडिक्शन नहीं है, वो गवर्नमेंट चाहे तो अपॉइंट करे ना करे, उनका काम है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे वही है, एडिशनल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी वही होता है, सेम, दोनों में वही लिमिटेशन है, दोनों में वही है। इनका तो खैर वो है ही नहीं, मतलब ये तो स्टेट्स तक ही लिमिट है। ये यूपीएससी की बेसिकली बात हो रही थी। अब जैसे देखो यहाँ पे भी अगेन देख लो, एक मेकिंग रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट वगैरह वगैरह बैकवर्ड क्लासेस ST से रिलेटेड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक्ट से इसको क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, जिस भी स्टेट को लगता है कि क्रिएट मोर देन टू या उससे ज़्यादा स्टेट, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अगर चाहते हैं कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट किया जाए, ठीक है, तो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू किया जाता है। और इसको क्रिएट कौन करेगा? पार्लियामेंट, स्टेट अपने आप में नहीं क्रिएट कर देगी। ठीक है, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, आपको पता होगा कि यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होगा वो स्टैट्यूटरी बॉडी होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चेयरमैन और इसके मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और इनका जो टेन्योर होगा 6 ईयर्स और यहाँ पे 62 ईयर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। सस्पेंशन और रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन कौन करेगा? किसको देंगे? ये प्रेसिडेंट को देंगे रेजिग्नेशन। नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सर्विस कंडीशन डिटरमिन बाय प्रेसिडेंट। और अगेन जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को केस में किसको? गवर्नर्स को करते हैं। ठीक है, लेकिन ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में कौन करेगा? किसको करेगा? ये मतलब इनके मेंबर्स या चेयरमैन जो हैं, ये रिपोर्ट किसको पब्लिश, मतलब किसको देंगे जा करके, किसको ये शो करेंगे? तो ईच ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नर्स। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट उसमें इन्वॉल्व है, तो जिस स्टेट का जो रिपोर्ट होगा उस पर्टिकुलर गवर्नर के पास वो रिपोर्ट जाएगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो बाकी इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।